केशवलाल को 7 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा था। उसके कदम इस तरह भारी हो गए थे जैसे 7 मंजिलों का वजन उसी के कंधों पर रखा हो, जिसकी वजह से वह पांव आगे भी नहीं बढ़ा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वह एक एक कदम उठा के सीढ़ियां उतर रहा था। ये एहसास उसने तब नहीं किया था जब वह इन 7 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया था। तब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे भार कम होता जा रहा हो। केशवलाल वहां मकान मालिक से मिलने आया था। इस समय वह भारी परेशानी के दौर से गुजर रहा था और किराया चुकाने के लिए उसके पास रुपए तक नहीं थे। इसी कारण वह सेठ के पास 1 महीने का वक्त मांगने आया था। केशव को ये कहना कि वो मोहलत मांगने आया है बहुत ही बुरा लग रहा था। इन 4 शब्दों ने केशव के स्वाभिमान को आहत कर दिया था, मगर वह अपने हालात की सच्चाई से वाकिफ। उसे लग रहा था जैसे मोहलत मांगना भीख मांगने के बराबर है। जैसे एक भिखारी अपने दुख दर्द का रोना रोकर सीने के घाव को दिखाकर भीख मांगता है, ठीक वैसे ही। ऐसा करने के लिए उसने गर्व को, अपने जमीर को सेठ की बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले ही फुटपाथ पर फेंक दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि भिखारी के लिए ये चीजें मतलब की नहीं है। इनके रहते वह भीख नहीं मांग सकते। मगर इससे उसके दिल में अंधेरा छा गया था। अपने अंधेरे दिल के साथ उसने सेठ के रोशन कमरे में कदम रखा। मकान मालिक की 2 बिल्डिंग थी, जिनमें कुल 124 कमरे थे। वह उन सभी कमरों का किराया वहीं वसूल करता था। केशव सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सेठ ने आंख उठाकर उसे देखा और माथे पर सलवटें डालकर अपने बालों भरे हाथ से मोटी सी कॉपी उठा ली। उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने उस कॉपी के एक एक पन्ने पर लिखी इबारत को पढ़ा और फिर उसके होठों से ऐंठ भरी मोटी सी आवाज निकली। दूसरे माले की 5वीं खोली में रहते केशवलाल पर 2 महीने का किराया बाकी है। उसने नजर उठाकर केशव की तरफ देखा और पूछा, ले आए किराया? जवाब में केशव ने अपने वे घाव सेठ को दिखाने की कोशिश की, जिन्हें वह उस बिल्डिंग की सीढ़ियां तय करते हुए कुरेदता जा रहा था, उन्हें ताजा करता जा रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था उसके जख्मों का दर्द सेठ के दिल में हमदर्दी पैदा कर देगा। मगर सेठ उसकी कोई बात सुनने को तैयार ना था। इससे केशव के सीने में तूफान सा मचलने लगा। उसने सेठ के दिल में हमदर्दी पैदा करने के लिए ही तो अपने वे तमाम दुख, जो पुराने से पुराने भी थे, अतीत की गहराइयों से निकाल कर अपने सीने में संजो लिए थे। जिन घावों की टीस को वह सिरे से भुला चुका था, उन्हें बड़ी मेहनत से उसने दिल में जमा किया था। मगर सेठ के उन्हें ना देखने पर उन्होंने उसके सीने में तूफान मचा दिया। वे दुख दर्द उसके बिन बुलाए मेहमान तो नहीं थे, जो वह उन्हें घर से यह कहकर भगा देता कि मेरे पास तुम्हारी खातिरदारी के लिए रुपया नहीं है। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। उसने अपने सभी नए पुराने घाव जबरन बटोर कर सीने में बुलाए थे। अब वह उन्हें कैसे भगाता? अचानक हड़बड़ा जाने से उसे याद नहीं आया कि उसने सीने में कितने और कौन से दुख बुलाए हैं। फिर धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। उसकी सोच ने हर दुख और दर्द का सही वक्त उसे याद दिलाया। इसी याद ने जैसे ही उन पर जमी धूल साफ की, तो दुख दर्द को बुझ चुके शोले आज फिर दहकते अंगारे बन गए, जिन पर वह अपनी जिंदगी की बासी रोटी सेकने लगा। उसने जरा से वक्त में बहुत कुछ सोच लिया था। जैसे सेठ के गंजे सिर पर मुस्कुराते बिजली के बल्ब की रोशनी के सामने उसके घर का लैंप अंधा था। दीवार पर चमचमाती खूंटियां, जिन पर सेठ के कीमती कपड़े टंगे थे, उनके सामने उसके मैले बदन पर लिपटे पैबंद लगे कपड़े पोछा लगाने लायक भी नहीं थे। उसने एक पल में कई दफा दूर बैठे ईश्वर को याद किया, जो अपने बंदों की रोजी रोटी का इंतजाम करता था, मगर उससे अपनी मजबूरियां दूर करने की प्रार्थना न कर सका, क्योंकि बार बार उसका ध्यान कुर्सी पर बैठे सेठ की तरफ चला जाता था, जिसकी कलम के चंद शब्द उसे फुटपाथ पर फेंक सकते थे। कई दफा वह सोचते हुए विचारों को ही भूल जाता था कि उसने क्या सोचा था, और ना ही उन्हें ढूंढ पाने की ही उसमें ताकत बची थी। केशव अपने सीने में मची इस खलबली से घबरा उठा। वह अपने हालात पर गौर करने ही वाला था कि सेठ ने उसे गुस्से में भरकर भद्दी सी गाली दे डाली। यह गाली पिघले शीशे की तरह उसके कानों की राह से दिल में जा उतरी। उस पिघले हुए शीशे की गर्मी ने ठीक ऐसी हलचल उसके दिल में पैदा कर दी, जैसे जलसे में मौजूद लाखों की भीड़ में किसी मंचले की हरकत से भगदड़ मच जाती है। उसने अपने दर्द को पीने की बहुत कोशिश की, मगर सेठ की एक और गाली ने उसकी कोशिश पर पानी फेर दिया। फिर तो दिल में ऐसा तूफान उठा जैसे भगदड़ में घिरी भीड़ पर गोलियां बरसती हैं। उसके दिल में ऐसी आग भड़की कि दुखों की गीली लकड़ियां धुआं देने लगी।
उस धुएं ने उसकी आंखों में ऐसी जलन पैदा की कि केशव की आंखें गीली हो गईं। दुख आवेश का रूप लेने लगा तो केशव ने दिल में उतर चुकी सेठ की गाली को सेठ के मुंह पर उगल देने की सोची, मगर वह ऐसा ना कर सका, क्योंकि जिसके दम पर वह ऐसा कर सकता था वह गुरूर तो उसने बाहर फुटपाथ पर फेंक दिया था। उसे याद आया वह गौरवशाली भरा केशव जो अपोलो बंदर पर नमक लगी मूंगफली बेचता था, जिसकी आंखें हमेशा स्वाभिमान से मुस्कुराती थीं। फिर आंखों के सामने मूंगफली के वे दाने नाचने लग गए जो उसके घर में एक थैले में बरसात के पानी से भीग रहे थे। यह दृश्य याद आते ही उसके दुख दर्द हंसने लगे, मगर फिर भी उनकी कड़वाहट में कमी न आई। सेठ की गाली से पैदा हुई कड़वाहट जैसे केशव के गले में अटक गई थी, जिससे वह न थूक पा रहा था न निगल पा रहा था। गाली खाने का दुख उसकी घबराहट में वृद्धि कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जिन आंखों ने पत्थर दिल सेठ के सामने रोने से इनकार कर दिया था, वे उसके मन में आंसू बहा रहे हैं। पहली गाली खाकर जब केशव ने सेठ की चर्बी भरी मोटी गर्दन जैसी दूसरी गाली खाई तो उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कूड़े करकट की भरी गाड़ी उसके ऊपर उलट दी गई हो, जैसे वह उससे बचने की कोशिश करने से पहले ही उस गंदगी में नहा चुका हो, जिसकी दुर्गंध ने उसके नाकों में घुसकर उसकी सुध बुध छीन ली है। इन्हीं सब बातों के बोझ के एहसास से केशव को सीढ़ियां उतरते हुए लग रहा था कि बिल्डिंग की 7 मंजिलों का भार उसके कंधों पर टिका है। सेठ ने पान की पीक की तरह उसके वजूद पर 2 गालियां थूक दी हों। वही गालियां केशव के कानों में जहरीली मक्खी की तरह भुनभुना रही थीं, जिससे उसके दिल का बचा खुचा धीरज भी जाता रहा। गालियों से उसके दिलो दिमाग में मची हलचल को क्या नाम दे, यह उसकी समझ से बाहर की बात थी। वह समझ नहीं पाया कि दिल की आग को कैसे ठंडा करे। उसका दिलो दिमाग तो जैसे कुश्ती लड़ते पहलवानों का अखाड़ा बन गया था। सारे विचार एक दूसरे से गुथे पड़े थे। अचानक उसे लगा कि दुखों की अधिकता से उसे कैद हो जाएगी। उसका जी घबरा रहा था। मजबूरी में उसने करीब से गुजरते आदमी को पकड़ लिया। वह कहने ही वाला था कि भाई मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, मगर कहने से पहले ही उसने उस आदमी की शक्ल देख ली थी। वह इंसान नहीं बल्कि एक खंभा था। केशव को वो खंभा इंसानों से ज्यादा दयालु नजर आया। उसके जो दुख बाहर निकलने को बेताब थे वे फिर से अंदर उतर गए हैं। केशव फुटपाथ के चौकोर पत्थरों पर आगे बढ़ गया। आज तक उसे उन पत्थरों की कठोरता का एहसास नहीं हुआ था, मगर आज उसे उन पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर पर पड़ते हर कदम के साथ उसका दिल कठोर पत्थरों से टकरा रहा है। वह सेठ की बिल्डिंग से जरा आगे बढ़ते ही बेदम सा हो गया। अचानक वह टूटी हुई डाल की तरह एक लड़के से टकराया। खुद को संभालने के लिए उसने यूं हाथ फैलाए जैसे उसकी झोली में भरे फल गिर रहे हों। बामुश्किल खुद को संभाल कर वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर उसके दिमाग की रफ्तार तेज थी। इसी वजह से उसे कभी कभी लगता कि उसका दिमाग आगे निकल गया है और शरीर पीछे छूट गया है। जब उसे ऐसा लगता वह सोचना बंद कर देता ताकि दिमाग शरीर के साथ हो। फुटपाथ के उस तरफ सड़क पर घोड़ा गाड़ी, बड़े ट्रक, लॉरियां और पोंपों करती हुई गाड़ियां दौड़ती जा रही थीं, जिनसे उभरता शोर भी उसके विचारों को तोड़ न सका। उसके कान उस शोर को सुन नहीं पा रहे थे। उनमें तो रेल के इंजन से निकलती भाप की तरह साएं साएं हो रही थी। तभी वह एक कुत्ते से टकरा गया। कुत्ते की एक टांग में जख्म था जो केशव की ठोकर से दुख गया। कुत्ता आवाज करता हुआ एक तरफ भाग गया। कुत्ते की चाव चाव भी केशव को सेठ की गाली जैसी लग रही थी। इस गाली के चक्कर में उसका दिमाग इस तरह उलझकर चोटिल हो गया था जैसे कांटों में दुपट्टा उलझ जाता है और कांटों से निकालने के चक्कर में जहां तहां से फट जाता है। उस वक्त उसे बारिश के पानी से गीली हो गई अपनी मूंगफलियां याद नहीं आ रही थी और ना ही उसे रोटी कपड़े का ध्यान था। वह तो बस सेठ के मुंह से निकली 2 गालियों के बारे में सोचता जा रहा था। 3 साल के केशव ने कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं उठाई थी। हमेशा पेट भर खाया था और मन भर कपड़ा पहना था। उसे खाने पहनने की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे सबसे ज्यादा चिंता मकान के किराए की रहती थी। किराया देते समय वह सोचता अपना व अपने परिवार का पेट भरे, उनकी बीमारी के इलाज के लिए दाढ़ी वाले हकीम को पैसे भरे या फिर ताड़ी पीने के लिए रोज दुवन्नी का जुगाड़ करे। गंजे सेठ को किराया देते समय केशव हर बार दुखी हो जाता था। जब भी केशव किराए के 10 रुपए सेठ के मुनीम की हथेली पर रखता तो महसूस करता कि उससे उसकी कमाई जबरन छीनी जा रही है। फिर भी वह 5 साल तक लगातार किराया देता रहा। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि 5 साल से बराबर किराया देते रहने के बावजूद अगर 2 महीने का किराया ना दे पाया तो क्या सेठ को उसे गाली देने का हक हासिल हो गया?
केवल 20 रुपयों के लिए सेठ ने उसका अस्तित्व अपनी गालियों से छलनी कर दिया था, जबकि उन 20 रुपयों को आज नहीं तो कल वह सेठ को दे ही देता। फिर क्यों सेठ ने उसे गाली दी? माना कि सेठ के पास बहुत दौलत है, उसने यह दौलत अपनी 2 बिल्डिंगों के 124 कमरों के किराए से जोड़ी है, वह उन कमरों का मालिक है, तो क्या उनमें रहने वाले भी उसके गुलाम कहलाएंगे? और अगर यह सच भी है तो उसे गाली देने का हक तो नहीं बनता। मैंने उसे किराया देने से इनकार तो नहीं किया, 5 सालों से तो देता आ रहा हूँ, यह भी दे दूंगा। फिर उसे क्या जरूरत थी गाली देने की? मैंने तो उसे कभी गाली नहीं दी, तब भी नहीं जब पिछले साल बरसात में हम घर की टपकती छत के नीचे भीगते रहे थे, तब भी जब सीढ़ी का टूटा डंडा उसके कहने पर भी नहीं जुड़वाया गया था और मेरी छोटी सी मासूम बच्ची वहां से गिरकर अपना एक हाथ गंवा बैठी। मैंने तो उसे गाली देना तो दूर कभी कोसा भी नहीं, और उसने मुझे सिर्फ 2 महीने का किराया अदा ना कर पाने पर गाली दे दी। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसके बच्चे अपोलो बंदर पर मेरे थैले से मुफ्त में मुट्ठियां भर भर कर मूंगफली लेके जाते थे। सेठ के पास जितनी दौलत थी, शहर में उससे भी ज्यादा दौलत वाले थे, तो क्या इससे सेठ गरीब हो गया? जब वह गरीब नहीं तो मैं उससे कम दौलत वाला होने पर कैसे गरीब हो गया? सेठ ने मुझे गरीब जानकर ही तो गाली दी थी, वरना क्या उस गंजे सेठ में इतनी हिम्मत थी कि वह मुझे गाली दे देता, जैसे मेरा गरीब होना अपराध हो। वास्तव में गरीब होने से केशव अपराधी तो नहीं हो गया था। वैसे भी उसने कभी रईस बनने के ख्वाब देखे भी नहीं थे। वह अपनी जिंदगी से खुश था, आगे भी खुश रहता अगर उसकी बीवी अचानक बीमार न पड़ती। किराए के रुपए उसके इलाज में खर्च हो गए थे। केशव शायद अपनी बीमारी को बर्दाश्त कर जाता, मगर सवाल उसकी बीबी और पेट में पल रहे बच्चे का था। औलाद किसे प्यारी नहीं होती, भले ही 1 हो, 2 हो या 4 हो। केशव को भी अपना बच्चा प्यारा था, उसके लिए तो उसने 2 महीने का किराया ही खर्च कर दिया था। अगर जरूरत पड़ती तो वो चोरी भी कर लेता। चोरी? नहीं, केशव अपने दिल ही दिल में घबराया। नहीं, चोरी नहीं करता। भले ही मैं बच्चे के लिए कोई भी कुर्बानी दे देता, मगर चोरी कभी नहीं करता। वह अपनी चीज वापस पाने के लिए मर सकता था, मार सकता था, पर चोरी नहीं कर सकता था। अगर वह चोर होता तो गाली खाते ही सेठ का गला घोट देता और उसकी तिजोरी में भरे नीले हरे नोटों की गड्डियां चुराकर भाग जाता, जिन्हें आज तक केशव लाजवंती के पत्ते कहता आया है। मगर वह ऐसा नहीं था। फिर सेठ ने उसे गाली क्यों दी? पिछले साल चौपाटी की बात है। एक आदमी को केशव ने 2 पैसे की मूंगफली दी, उनमें 4 दाने कड़वे निकल गए, तो उसने केशव को गाली दे दी। जवाब में केशव ने उसकी गुद्दी पर इतने जोर का हाथ मारा कि दूर की बेंचों पर बैठे आदमी भी चौंक गए, मगर फिर भी उसने चुपचाप सेठ की 2 गाली सुन ली थी। वह केशव लाल सेठ की गाली खाकर चुप रह गया था, जिसके बारे में मशहूर था कि खारी सींग वाला केशव नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता। उस केशव लाल ने मिट्टी के माधो की तरह चुपचाप सेठ की गाली खाई थी। सेठ के थूक भरे मुंह से चूहों की तरह 2 गालियां सुनकर भी वह इसलिए चुप रहा क्योंकि उसका गुजारा उसके साथ न था। क्या उसने सेठ की गाली के लिए ही अपना गौरव फुटपाथ पर छोड़ा था? क्या मालूम सेठ ने किसी और को गाली दी हो। केशव ने सोचा, नहीं, उसने मुझे ही वे गालियां दी थी क्योंकि मैं उसके 20 रुपए का देनदार था। अगर सेठ गाली ना देता तो मेरे सारे दुख दिल में खलबली ना मचा रहे होते। अगर केशव का वश चलता तो वह सेठ से गालियों का बदला जरूर लेता, जिसने अपनी गद्देदार कुर्सी से 2 खटमल जैसी गालियां उसके मुंह पर फेंक दी थी। अगर निश्चित तौर पर उसका वश चलता तो वह सेठ की गंजी चांद पर भरे चौराहे पर ऐसी चपत मारता कि सेठ कभी किसी को गाली ना देता। इस दृश्य को देख सब हंसते और वह खुद भी हंसते हंसते दोहरा हो जाता, मगर वह मजबूर था। अपनी मजबूरी की वजह से ही उसने चुपचाप वो गालियां सुन ली थी। अचानक सामने से आती मोटर कार की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। वह रुक गया, मगर दिमाग में मचता शोर न थमा। ना चाहते हुए भी उसे बार बार गालियों का ख्याल आ रहा था, जिससे वह झुंझला गया और झुंझलाहट चिड़चिड़ाहट में बदल गई। इस चिड़चिड़ेपन की वजह से उसने करीब से जाते लोगों को मन ही मन में गालियां बक दी। कैसी अकड़फू है, जैसे सड़क इनके बाप की हो। अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना वापस जाकर सेठ को मजा चखा दूं, उसकी मुंडी काट कर उसकी नोटों भरी तिजोरी के ऊपर सजा आऊं। मगर वह अब तक यहीं क्यों खड़ा है? अब तक तो उसे सेठ के घर की तरफ चल देना चाहिए था। लगता है उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। बड़े ही दुख की बात है।
उसकी तमाम ताकत खत्म हो चुकी थी। उन गालियों ने जैसे सड़क को समतल बनाने वाले रोड रोलर की तरह उसके हौसलों को पीस डाला था। यह बातों की मार का असर था। पीछे जब हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे तो उसे मुसलमान समझकर एक हिंदू ने बहुत मारा था, मगर उसे उस मार से इतनी कमजोरी नहीं आई थी। खारी सींग वाला केशवलाल जो कभी बीमार नहीं पड़ता था, यह बात उसके सभी दोस्त जानते थे। वह आज उन 2 गालियों के असर से इतना कमजोर हो गया था कि जैसे सालों से बीमार हो। उन गालियों ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसने सोचा, काश ये 2 गालियां डिब्बे में पड़े 2 पत्थर होते तो वह उन्हें हाथ से बाहर निकाल कर किसी भी राहगीर के सिर पर मार देता, मगर वे 2 ना गलने वाले पत्थर तो उसके सीने में बंद हो गए थे। वहां से उन्हें कैसे निकालता? उन गालियों से छुटकारा पाने का उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। क्या कोई ऐसा आदमी नहीं जो उसके इस दर्द को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे? क्या कोई ऐसा दयालु नहीं था? होगा तो जरूर, मगर किसी को क्या मालूम कि वह किस आग में सुलग रहा है। ना ही तो वह खुली किताब था और ना ही उसका दिल गले में लटक रहा था कि हर कोई देख सकता। भगवान न करे किसी को पता चले। यह तो खारी सींग वाले के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होगी। गालियां सहन करना कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि यह हिमालय पर्वत जितनी बड़ी बात थी, या फिर उससे भी बड़ा उसका गुरूर जिस पर उसे मान था, वह अब मिट्टी हो गया था। बेइज्जती इतनी हुई कि किसी को मुंह दिखाने लायक न रहा। वह बर्बाद हो गया। केशवलाल मन ही मन अपने आप से कहता, चलो भाई, मैं तो हो गया बर्बाद, अब तो बख्श दो मुझे, अब मुझे याद मत आओ। मैं कमीना हूँ, जलील हूँ, मैला उठाने वाला नीच भंगी हूँ। मैं गालियां खाने लायक ही था, पर अब तो मुझे बख्श दो। किसी की क्या हिम्मत जो बिना कसूर किसी को गाली दे। वह कच्चा ना चबा जाएगा उसको। छोड़ो यार, तुम तो सेठ की गाली ऐसे सुनकर आ रहे हो जैसे उसने तुम्हारी तारीफ की हो। दिमाग ने सरगोशी की। इस पर केशवलाल मन ही मन बोला, हाँ भाई, ऐसा ही हुआ था। मुझे बड़े मीठे बोल लगे थे सेठ के। अब तो बख्श दो मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा और आने जाने वालों पर पत्थर बरसाने लगूंगा। अब और ज्यादा सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कटखने कुत्ते की तरह सबको फाड़ दूंगा। तब लोग मुझे पागल समझकर पागल खाने में भर्ती करा देंगे। वहां मैं दीवार से सर पटक पटक कर मर जाऊंगा और मेरी राधा विधवा हो जाएगी। मेरे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं रहेगा। जानते हो, इन सब बातों के पीछे सेठ की 2 गालियां होंगी जिनका मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं अपाहिज था। ईश्वर मुझे किसी मोटर के नीचे कुचल कर सचमुच अपाहिज बना दे, या फिर मार ही डाले। कम से कम इस दुख से पीछा तो छूटे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मोटर के नीचे कटकर मर जाऊं या पागल होकर कपड़े फाड़ लूं और चीखने लगूं? अचानक उसने सोचा, क्यों ना बीच बाजार में खड़ा होकर हर आने वाले को रोक लूं और फिर दिल की सारी भड़ास निकाल दूं। तभी सड़क पर आग बुझाने वाली गाड़ी टन-टन करती हुई चली गई। केशव उसे रोक कर कहना चाहता था, रुक कर पहले मेरे दिल की आग बुझा दो, मगर वह गाड़ी तो चली गई थी। वह तेज तेज कदमों से चलने लगा तो उसकी सांसें फूलने लगी, मगर फिर भी वह और तेज चलना चाहता था। अचानक उसे चक्कर आने लगा और लगा कि दिल के सारे सुलगते दुखद एहसास आंखों के सामने एक दूसरे में गुथे हुए नाच रहे हैं। उसका 2 महीने का बकाया किराया, 7 मंजिला इमारत में सेठ के पास जाना, सेठ की वही खरखराती कठोर आवाज, सेठ के गंजे सिर को चमकाता बिजली का बल्ब, उसकी भद्दी गाली, फिर दूसरी गाली और उसका खामोश हो जाना, फिर बिल्डिंग की 112 सीढ़ियां और फिर यहाँ आकर उन सुलगते विचारों के नश्तरों का उसके दिल को जख्मी करना। उसके कदम और तेज हो गए। दिमाग के सारे ख्याल गड़बड़ होकर गेंद की तरह गोल हो गए और उसकी आंखों के सामने फुटपाथ से टकराकर उछलने लगे। वह घबरा कर दौड़ने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि मैं कोई डरपोक या कायर थोड़े ही हूँ जो भाग रहा हूँ। किससे भाग रहा हूँ? इस ख्याल से उसके कदमों की गति धीमी हो गई और सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में कायर हूँ? अगर नहीं तो भागने की क्या वजह थी? तुम्हें तो सेठ से बदला लेना है। सोचते हुए उसकी जीभ में दांत लग गया और खून का नमकीन स्वाद मुंह में घुल गया। इस स्वाद ने उसके रगों में सनसनाहट सी भर दी। उसे आसमान धरती सभी कुछ खून की तरह लाल नजर आने लगा। अचानक उसकी कमजोरी ताकत में बदल गई, मानो उसमें पत्थर निचोड़ देने का भी सामर्थ्य हो। रास्ते में सिनेमा की बिल्डिंग भी पड़ी, मगर केशव बेखबर सा आगे बढ़ता रहा, तीर की तरह, हवा की तरह। उसके सीने में भरा हुआ हर एहसास जैसे बारूद बन गया था। कई बाजारों को पार कर वह अपोलो बंदर यानी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने से गुजरा। वहां खड़ी मोटरों की अनगिनत कतारें उसे लाश के गिर्द जमा गिद्धों जैसी लगी। दूसरी ओर समुद्र था जिसमें रोशनी की लाल लकीरें खेल रही थीं। ये लाल रोशनियां आलीशान होटल के माथे पर लगी रंग बिरंगी लाइट्स की छाया थी। खारी सींग वाला केशवलाल होटल के नीचे जा पहुंचा और ऊपर चमकती सेठ की 7 मंजिला बिल्डिंग को देखा।
अगले ही पल केशवलाल के हलक से कान फाड़ देने वाली गरम गरम दहकते लावे जैसी बुलंद आवाज नारे के रूप में खारिज हुई, तेरी ऐसी की तैसी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि होटल की मुंडेरों पर ऊँघते कबूतर डर से उड़ने लगे। करीब ही एक औरत ने भी उसकी चीख भरा नारा सुना, वह भी बुरी तरह भयभीत हो उठी। तब उसके आदमी ने उसे दिलासा दिया कि लगता है पागल है यह, और केशवलाल नारा बुलंद कर वापसी के लिए मुड़ गया। उसे जैसे यकीन हो गया था कि नारे की तीखी आवाज से पूरी बिल्डिंग भर भराकर मलबे का ढेर बन गई हो। अब वो शांत था।